तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो संधि से पूछा गया है कि दिए गए शब्द की संधि याद कीजिए और शब्द दिया गया आवी धनकार है। आवी धनकार को आपका संधि बताना है कि इसका पूरा आप संधि कर दोगे। एक शब्द है आवी, दूसरा है कार, दोनों को मिलाना है। संधि का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने संधि पढ़ा था, इससे पहले बहुत पहले पढ़ा था। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार थे तीन, एक था स्वर संधि, एक स्वर था, दूसरा व्यंजन था और तीसरा था विसर्ग संधि। तीन तरह की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। पांच प्रकार के, गुण संधि, व्यंजन, अयाद संधि, यण संधि, इस तरह से कुल जो है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि करके पांच प्रकार की स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे आबी ही धनकार का आपको बताना है कि क्या होगा, क्योंकि ये सीबीटी मोड पे जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं सभी DSSC के। तो ये पेपर भी उसी तरह से दिया गया, ऑनलाइन में पहले से ही सॉल्व दे दिया गया है। आबिकार नहीं होगा क्योंकि इसमें आह की मात्रा को उड़ा दिया गया है। आबिस नहीं होगा क्योंकि रा, यहाँ पे रा लगा हुआ है कार में, तो वो हटा दिया गया है। अवकार भी नहीं होगा क्योंकि आबी लिखा हुआ है। तो वैसे भी अगर आप बनाओगे बिना, अगर आपको पता भी नहीं होगा तब भी आप इसका जो है एक मोटा मोटा अंदाजा लगाओगे तो सही शब्द आपका हो जाएगा आविष्कार। और आबी में जो ये मात्रा लगा हुआ है, दो बिंदी लगी हुई है, ये है आहा की मात्रा, जिसे हम लोग आहा की मात्रा कहते हैं, या ये विसर्ग है, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है आविष्कार। आविष्कार का संधि विच्छेद अगर करोगे तो आबी धनकार हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आविष्कार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द कौन सा है। एक तो देसी शब्द होता है जो अपने यहाँ का हो, अपने बोलचाल की भाषा का हो, और एक होता है विदेशज शब्द जो विदेशी शब्द से हो, अंग्रेजी हो गया या फिर अरबी हो गया, फारसी हो गया, ये सब विदेशी शब्द माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, खिचड़ी क्या विदेशों में भी बनती है क्या भाई? ठीक है, खिचड़ी जो है देसी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है ये। बाकी अमीर, अक्ल, उम्र, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? अरब देश की भाषा है अरबी, अरबी भाषा का शब्द। उर्दू की तरह ये भी होता है अरबी, अरबी फारसी इस तरह से कहते हैं ना, तो अरबी भाषा का शब्द है ये। अमीर, अक्ल, उम्र, ये सब के सब तीनों शब्द अरबी भाषा के हैं। और खिचड़ी जो है ये देसी शब्द है। संस्कृत के खिज्जा, खिज्जा या खिच्चा, संस्कृत का खिच्चा या खिज्जा से बना हुआ खिचड़ी शब्द बना हुआ। तो राइट आंसर आपका हो गया खिचड़ी, जो कि देसी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समाज से दिया गया। संधि एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक जो है भाषा से पूछ लिया, अब यहाँ पे समाज से पूछ लिया। संधि शब्दों का मेल है, मतलब शब्दों का मेल है, अक्षरों का मेल है, वैसे अक्षरों का मेल है। और समास क्या है? शब्दों का मेल है। दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक संक्षेप वाला जो संक्षिप्त शब्द मिलता है उसको समास कहते हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण है। तो समास में यहाँ पे दिया गया है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है यही आपसे पूछा गया है। क्या तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, या अव्ययी भाव समास होता है? आपको पता होना चाहिए समास के सारे भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी, अव्ययी भाव समास है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा जरूर नहीं कि यही यथाशक्ति आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाए। अव्ययी में जहाँ पे भी आपको शक्ति दिख जाए ना, अव्यय दिख जाए, शक्ति दिख जाए, उस तरह से अगर कोई भी चीज़ आपको मिल रही हो तो समझ जाए कि अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति दिया ही दिया है, यथाशक्ति। अब यथा से कोई भी शब्द बना हो तो वो समझ जाइए अव्ययी भाव। यथाक्रम मतलब उसी क्रम के अनुसार, यथाक्रम, यथाक्रम, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये सब प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आमरण, आमरण, ये सब के सब कौन से समास हैं? सब के सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। फिर बचता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप देख लीजिए। तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं देशभक्त, राजपुत्र, तुलसीकृत, ये सब कैसे इस तरह के शब्द आ जाएं। देशभक्त, देशभक्त, इसमें जो है दूसरा वाला ये उत्तर पद प्रधान होता तत्पुरुष तत्पुरुष समास में। देशभक्त, देशभक्त, राजपुत्र, ऐसा पुत्र जो राजा का पुत्र हो, राजपुत्र, तुलसीकृत, जैसे तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि कृत, तुलसीकृत, ये सब के सब उदाहरण है किसके? तत्पुरुष समास के। और कर्मधारय समास पे आ जाइए। कर्मधारय समास का मतलब होता है जहाँ पे विशेषण और विशेष शब्द एक साथ आ जाएं। जैसे काला पानी, ऐसा पानी जो काला है, काला पानी। तो काला क्या है? पानी की विशेषता बता रहा है। नील गाय आप ले लीजिए, नील गाय, नील गाय, ऐसा गाय जो नीली है, नील गाय। तो नील क्या बता रहा है? विशेषता बता रही है। चंद्रमुख है,
चंद्रमुख आप ले लीजिए। चंद्रमुख में मतलब ऐसा मुख जो चंद्रमा के समान है, एक विशेषण है, एक विशेष्य है। मुख जो है क्या है, विशेष है, और इसकी विशेषता बता रहा है कौन सी, चंद्रमा के समान मुख हो। इसी तरह से और ले लीजिए, महात्मा ले लीजिए, महान है आत्मा जिसकी। तो ये सब के सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। दिग्गु समास का मतलब होता है, दिग्गु का मतलब होता है जहाँ पे आपको संख्या मिल जाए, कोई भी संख्या मिल जाए, 1 2 3 4 5, जहाँ पे भी जिस भी शब्द में संख्या मिल जाए वो अपने आप आंख बंद करके लगा दीजिए और दिग्गु समास हो जाए। जैसे चौराहा ले लीजिए, चौराहा मतलब 4 हो गया ना, मतलब जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हों, चौराहा हो गया। इसी तरह तिराहा ले लीजिए, तिराहा ले लीजिए आप, 3। त्रिवेणी ले लीजिए, त्रिवेणी मतलब संगम, त्रिवेणी मतलब जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। इसी तरह से आप कुछ भी ले लीजिए, 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, सब में गुना गुना लग गया ना भाई, 4 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 1 लग गया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना में 4 लग गया। इसी तरह से भुज ले लो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, संख्या आ रही ना भाई, संख्या आ रही है, 9 ग्रह में 9 आ रही है। तो जहाँ पे आपको संख्या मिल जाए वो आंख बंद करके दिग्गु समास होगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगले पे हम बढ़ते हैं। अगले पे यहाँ पे पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। वो शब्द क्या है, कोविड। कोविड नहीं, ठीक है, महामारी नहीं बताना है हमें, कोरोना वायरस का कोविड। कोविद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो कोविद का पर्यायवाची क्या होगा, कोविद का मतलब होता है प्रकांड विद्वान। विद्वान तो होता है मतलब विद्वान से में भी बहुत बड़ा विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो, प्रकांड विद्वान। तो कोविद का पर्यायवाची, सही पर्यायवाची क्या होगा, विद्वान या प्रकांड विद्वान। पताका का मतलब होता है निशाना, निशान, चिन्ह। जैसे पताका फहराया, भगवान ने विजयी पताका फहराया, पताका का मतलब होता है निशान, चिन्ह, इस तरह से। तुरंत मतलब तत्काल। बेरहम मतलब जिसमें रहम नहीं है, दया नहीं है, मोह नहीं है, उसके लिए बेरहम शब्द यूज होता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका हमें क्या सार्थक शब्द याद करना है कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन ही तो करते हो भाई, ट्रांसलेट ही तो करते हो, ट्रांसलेशन कहलाता है या अनुवाद कहलाता है। तो अनाहूत दिया है, अनुवाद दिया है, अन्योदर दिया गया और अनुवादक दिया गया। अनुवादक वो होता है तो जो अनुवाद करता है, ट्रांसलेशन जो करता है उसको हम कहते हैं अनुवादक। जैसे उर्दू के अनुवादकों की भर्ती होती है, निकलता ही है, पोस्ट आती है, तो ये हो गया। तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने का मतलब होता है ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना। अनाहूत का मतलब होता है जिसको आहूत ना किया गया हो, जिसको बुलाया ना गया हो, जिसको आमंत्रण ना दिया गया हो, जिसको निमंत्रण ना दिया गया हो, उसके लिए अनाहूत शब्द यूज होता है। अन्योदर का मतलब होता है अन्य उदर, मतलब जो दूसरे के पेट से उत्पन्न हुआ हो। ऐसा भाई या बहन जो दूसरे के पेट से जन्मा हो, दूसरी माँ के पेट से जन्मा हो, उसके लिए अन्योदर यूज होता है। जैसे अगर ले लीजिए राम लक्ष्मण सीता, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आप भाई ले लीजिए, ये अन्योदर थे, ये सारे के सारे अन्योदर थे। इसमें राम की माता थी कौशल्या, लक्ष्मण की माता थी कौन, सुमित्रा, भरत की माता थी कैकेयी। ये लेकिन सब भाई ही थे, लेकिन अन्योदर थे। अन्योदर का मतलब ये था कि दूसरी माँ के पेट से जन्मे हुए, तो ये अन्योदर का मतलब होता है। अनुवादक का मतलब हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द आपसे क्या पूछा गया है, हमने तुम्हें सदा, मैंने हमने सदा तुम्हें अपना समझा, फिल इन द ब्लैंक नहीं दिया गया, तो अपना अंडरलाइन दिया गया, तो अपना का आपको विलोम बताना है। अपना का विलोम क्या होता है, अपना पराया, भाई अपना धन है, पराया धन है। अपना का मतलब होता है, अपना का विलोम हो गया पराया, तो पराया इसका राइट हो। जो बुरा का विलोम होता है भला, भला का उल्टा हो जाएगा भला बुरा। धनवान का निर्धन हो जाएगा विलोम शब्द, और तुम्हारा का यह हो जाएगा हमारा है, तुम्हारा का हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अपना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे ना कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं, तो राइट आंसर आपका पराया हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि दिए गए वाक्य का उचित शब्द ज्ञात कीजिए। सब क्या है, यहाँ पे उचित शब्द आपको बताना, मतलब आपसे पूछा गया, एक तरह से वर्तनी पूछी गई है। ये मीठे नहीं है, क्या मीठे नहीं है, बेर मीठे नहीं है, बैर मीठे नहीं है, बार मीठे नहीं है, या बीर मीठे नहीं है। तो बेर शब्द होता है ना, सही शब्द बेर होता है। बेर मीठे नहीं है, ठीक है, नहीं मीठे होंगे भाई। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया कि आपको पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना है। दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। ग्वालिन का आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। ग्वालिन का पुल्लिंग शब्द, जैसे लाला का ललाइन होता है, सेठ का सेठाइन होता है, तो उसी तरह से ग्वालिन का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग आपको बताना है। ग्वाली,
ग्वालनी, ग्वाला या ग्वाल, तो राइट आंसर आपका ग्वाला हो जाएगा। ग्वाला, ग्वाला का जो है स्त्रीलिंग होता है ग्वालिन। और ग्वाला कौन होते हैं? ग्वाला मतलब गोपाल, गोपाल या फिर जो है गाय पालने वाले, गाय की रक्षा करने वालों को ग्वाला कहा जाता है। अगले पे बढ़ते हैं, अगला पे आ जाइए। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। क्या काल ज्ञात करना है? मतलब टेंस हमें ज्ञात करना है कि किस टेंस में ये शब्द लिया गया है, ये वाक्य दिया गया है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, ये कौन सा काल है, मतलब कौन से टेंस में है? भूतकाल तो है ही है, क्योंकि थे लिखे थे, था आ गया, था थे थी आ गया, तो भूतकाल हो ही गया। लेकिन भूतकाल में भी कौन सा? संदिग्ध भूत है, अपूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या पूर्ण भूत है? तीन भूत दे दिया। अब आपको बताना पड़ेगा भाई इसमें कौन सा भूत आ गया। ठीक है, तो देखिए संदिग्ध भूत है। संदिग्ध का मतलब हो गया कि कोई काम हुआ नहीं हुआ, वो घटना, वो चीज़ संदिग्ध है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब हो गया कि अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, पूरी घटना भूतकाल में चल रही लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो क्या हो गया? चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। संदिग्ध भूत का एक उदाहरण है, संदिग्ध भूत का उदाहरण है कि तुमने गाना गाया होगा। संदिग्ध भूत का एक उदाहरण है कि तुमने, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ संदिग्ध भूतकाल का, तुमने गाना गाया होगा। तुमने गाना गाया होगा किस काल में है? भूतकाल में है, जाहिर सी बात है भूतकाल, तुमने गाना गाया होगा। लेकिन ये घटना संदिग्ध है, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने गाया होगा कि नहीं गाया होगा, हम मान रहे हैं तुमने गाना गाया होगा, किसी ने देखा नहीं, तो ये संदिग्ध भूत है। अपूर्ण भूत में आ जाइए कि अपूर्ण भूत क्या होती है। अपूर्ण भूत का मतलब होता है कि मोहन बाजार में घूम रहा था, राम बाजार में घूम रहे थे, मोहन बाजार में घूम रहे थे, तुम बाजार में घूम रहे थे, तो घूम रहे थे, काम तो पूरा नहीं हुआ, घूम ही रहे थे ना भाई, अभी भी अपूर्ण है। तुम बाजार में घूम रहे थे, घूम ही रहे हो, तब से घूम रहे हो, अपूर्ण है क्योंकि घटना पूरी नहीं हुई ना, आपका पूरे चीज़ आप घूम ही तो रहे हो। घूम चुके होते तो मैं मान लेता कि आपकी जो है काम पूरा हो गया, जो भी आप काम कर रहे हो। अपूर्ण भूत का यही मतलब होता कि जहाँ पे रहा लग जाए ना, समझ जाइए कि वो अपूर्ण है। तुम गाना गा रहे थे, तुम खा रहे थे, अपूर्ण भूत है। था तो लगा, ये तो भूत होगा। इस सामान्य भूत का मतलब हो गया तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया था, तुम खाना खाए होगे, मतलब तुमने खाना खाया भूत है। हमने खाना खाया, हम गए, वह गया, उसने खेला, ये सामान्य भूत है, इसमें कोई और चीज़ नहीं लिखी हुई है, सामान्य भूत में है। मोहन आया, राम आया, श्याम आया, ये सब सिंपल भूत है, कुछ उसमें नहीं लगा हुआ है। पूर्ण भूत है ये जो आपका दिया गया कि महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखी, ये किस तरह का? ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। जैसे एक और वाक्य ले लीजिए, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, राज किया था, राज किया था मतलब क्या हो गया? था लग गया लास्ट में। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखा था, तुलसीदास ने रामायण लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो ये पूर्ण है, घटना पूरी हो चुकी है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो पूर्ण भूतकाल में आते हैं। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे एक और वाक्य दिया गया कि दिया गया वाक्य में किस प्रकार का वाक्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वाक्य बताना कि वाक्य के प्रकार पूछ लिए गए हैं। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने गया। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। अब यहाँ पे किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या आज्ञा वाक्य है, आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आदेश यहाँ पे नहीं। आज्ञा का मतलब होता है किसी से अनुमति ले रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ले रहे हो, तो इस तरह का कोई बात, भाई ये काम कर लो, तुम नीचे जाओ, खाना ले आओ, पानी ले आओ, इस तरह से आदेश दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, तो ये वाक्य नहीं है। ये तो सीधा लिखा हुआ कि भाई रामन ने अपना काम खत्म किया और खेलने लगा, ठीक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं जैसे मोहन खेलता है, राम गाता है, सीता नाचती हैं, इस तरह से जो भी वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य हैं, सिंपल वाक्य हैं। अब उसमें अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो गए या फिर इंट्रोगेटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए या नकारात्मक वाक्य हो जाए तो वो सरल वाक्य नहीं होगा। सिंपल वाक्य का मतलब होगा कि राम खा रहे हैं, गा रहे हो, जा रहे हो, पी रहे हो, खा चुके हो, जा चुके हो, इस तरह से जो भी वाक्य हो जाएंगे वो सरल वाक्य में आते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में होता है कि जहाँ पे आपको लिख जाए, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लग जाए कि आपको कहीं बीच में दिख जाए, वाक्य के बीच में जो दिख जाए, जब दिख जाए, जहाँ दिख जाए, जिसने दिख जाए, ज्यों ही दिख जाए, जिधर उधर दिख जाए, जैसे वैसे दिख जाए, जितना उतना दिख जाए, क्योंकि दिख जाए, यदि तो दिख जाए, ताकि दिख जाए, यद्यपि दिख जाए, तथापि दिख जाए, तो ये शब्द अगर आपको बीच में कहीं भी आपके वाक्य में मिलते हो तो समझ जाइए कि वो कैसे वाक्य होंगे, वो मिश्र वाक्य होंगे।
वो मिश्र वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जब दो शब्द आपस में मिलके, दो वाक्य आपस में मिलके और या तथा से आपस में जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे कि ये संयुक्त वाक्य, यहाँ पे और लगा हुआ, तथा लगा हो तो ये वा लगा हो तो समझ जाइए वो सिंपल मतलब वो संयुक्त वाक्य ही ज़्यादातर केस में होते हैं। तो रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगले पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पुरुष आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष, इस तरह से पूछ लिया गया है। तो आप बताइए इसमें क्या है भाई। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, वह है ना। तो वह कौन सा पुरुष है यही आपको बताना है, वह कौन सा पुरुष है। तो भाई पुरुष की बात करोगे तो क्या होगा, एक तो मैं हूँ, एक आप हैं, एक तीसरा है यूट्यूब वाला जिसका ये प्लेटफॉर्म जिस पे आप देख रहे हो। मैं मतलब मैं प्रथम पुरुष हूँ, मैं से मैं हो गया, हम हो गया, ये प्रथम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष हो गया, दूसरा पुरुष ले लो, मध्यम पुरुष ले लो तो वो आप हो गए, आप हो गए, तुम हो गए, तू हो गए, तुझे हो गए, तुमको हो गए, तुमने हो गया, आपने हो गए। ये सब कौन से हो गए, ये मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष मतलब तीसरा आदमी हो गया, तीसरा आदमी जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं वो हो गया, तीसरा आदमी हो गया, वाह हो गए, वह हो गए, ये सारे का क्या हो गए, ये सब के सब हो गए तीसरा अन्य पुरुष हो गए। वाह, ये वह, ये सब के सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष भी जो है एक तरह से प्रथम पुरुष ही होता है। मैं और हम जो है वो उत्तम पुरुष में भी आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया कि इसमें कौन सा पुरुष है कि वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, ये अन्य पुरुष में, क्योंकि कर्ता इसका वाह है और वाह जो है अन्य पुरुष में आता है। चलिए अगले देख लेते हैं। अब यहाँ पे विराम चिन्ह भी पूछ लिया गया। विराम चिन्ह क्या पूछा गया देख लीजिए। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए। वह पहला दिया गया कि वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह चिन्ह यूज होगा और कहाँ पे यूज होगा। वह दूर से बहुत दूर से बहुत दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे लगेगा भाई, यहाँ पे एक तो आ रहा है, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया, और एक यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे दूर से, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अर्ध विराम या अल्प विराम आपको लगाना पड़ेगा। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो आपके जो विराम चिन्ह लगेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये आपका ये अल्प विराम लगेगा और एक आपका फुल स्टॉप वाला पूर्ण विराम लगेगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं। रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का आपको चयन करना है। कौन सा मुहावरा यहाँ पे बैठेगा। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या करते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें तो बिछाते हैं। आंखें बिछाने का मतलब होता है प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना, सम्मान करना। तो जब भी कोई अपना प्रिय बाहर से दूर से कभी आता है तो हम उसके सम्मान में आंखें बिछा देते हैं। उसका राइट आंसर यही हो जाता है, अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हमने आंखें बिछा देते हैं, हम अपने आंखें बिछा देते हैं। राइट आंसर यही होगा। काम तमाम कर देने का मतलब होता है कि नष्ट कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो। रौनक कर देते हैं, रौनक कर देते हैं कि माहौल खुशनुमा माहौल कर देते हैं, अच्छा माहौल कर देते हैं। बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए मतलब बहुत मतलब कभी एक्सीडेंट हो जाता है आदमी जो है तो उसके लिए होता है कि भाई बहुत क्षण भर से बच गए, बहुत थोड़ा सा रहा नहीं तो नुकसान हो जाता, तो इसके लिए बाल बाल बच गए, इसके इस मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगले पे आ जाइए। अगला पे यहाँ पे भी दिया गया मुहावरा कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। नाम फैलाना, भाई नाम फैला दीजिए। नाम आपका तब फैलेगा ना जो आपका सिलेक्शन होगा, तब अपने आप फैल जाएगा। नाम फैलाने का मतलब होता है फैलाना, या फैलने का मतलब होता है मशहूर होना, मशहूर होना या मशहूर करना, नाम फैलाना। चौकन्ना होने का मतलब होता है होशियार हो जाना, चौंक जाना मतलब चौकन्ना, चारों कान खड़े हो जाएं मतलब होशियार हो जाना। बहुत प्यार करना तो अपने मतलब उत्सुक होने का मतलब होता है किसी चीज़ की जानने की उत्सुकता होना या जानने की इच्छा रखना। अगले पे आ जाइए। यहाँ पे दिए गए नीचे दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। एक ये चिन्ह दिया गया है, एक ये दिया गया है, डैश दिया गया है, 3 लाइन दी गई है और एक ये ब्रैकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह है, बताइए फटाफट बताइए। इसका मतलब होता है ये वाला जो 3 चिन्ह है, ये 3 चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई, 3 चिन्ह चल रहा है, लोप चिन्ह इसको कहते हैं, इसको लोप चिन्ह कहते हैं, लोप चिन्ह। हम लिखते रहते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, 3 छोड़ के लिख के छोड़ देते हैं। इसका मतलब होगा कि भाई छूट गया उसको छोड़ दो, वहीं पे आगे छोड़ दो, तो उसका होता है 3 चिन्ह के लिए यूज होता है।
उसके बाद ये आपका यहाँ पे दिया गया तीन तीन प्लस कामा, तीन चिन्ह प्लस कामा, इसका मतलब होता है उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। इसका लोप चिन्ह कहते हैं। ये तो डैश हो गया, डैश को इसको योजक चिन्ह या इसको योजक चिन्ह मतलब जैसे दो चीज़ों को जोड़ना होता है डैश लगाते हैं, योजक भी इसको कहते हैं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। ये आपका जो हो गया यही आदेश वाला चिन्ह होता है या विवरण चिन्ह इसको कहा जाता है, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह के नाम से ये जाना जाता है। तो एक अब आ गया, इस पे एक कंप्रीहेंशन आ गया। कंप्रीहेंशन यहाँ पे दिया गया, ये पूरा गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको पूरा गद्यांश पढ़ना, उसके बाद आपको इसका जवाब देना। तो चलिए गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। महात्मा गांधी जी पे दिया गया है, सिंपल सा जो है गद्यांश है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधना है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते की थी। तो ये आपका गद्यांश हो गया। इस गद्यांश पे आपको अपने जवाब देने हैं। कहाँ तक देने हैं? क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले लाइन में ही दिखा गया है। पहले लाइन पे आ जाइए। पहला लाइन यहाँ पे देखा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। अगर यहाँ पे लिखा होगा 2 अक्टूबर 1800 नहीं 1969 लिखा होता तो भी आपको जो, क्योंकि ये तो सही है, सही में इनके गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे 1969 भी लिखा होता तो आप 1969 को सही मारते। क्यों? क्योंकि गद्यांश के बेसिस पे ही आपको जो है अपने सवालों के जवाब, इस क्वेश्चन के जितने सवाल दिए गए हैं उसको आपको गद्यांश के बेस पे ही देना है। अपना ज्ञान, अपना जो है वो और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप क्या समझते हो, क्या जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो गद्यांश में एज इट इज लिखा है उसका जवाब आपको एज इट इज लिखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे एज इट इज लिख रहा है कि 2 अक्टूबर 1869, राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। अगर यहाँ पे लिखा होता 5 अक्टूबर जो 1886 लिखा होता है तो हम 5 अक्टूबर 1886 को ही मानते, भले ही गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ हो, क्योंकि हमें गद्यांश पे ही, ये आप याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट नाम है। तो राइट आंसर राजघाट हो जाएगा। शांतिवन, विजय घाट और शक्ति स्थल, ये अलग अलग लोगों के घाट हैं। इसको भी आप लोग जो होता है, शांतिवन नेहरू जी का है, विजय घाट और शक्ति स्थल शायद इंदिरा गांधी जी का और विजय घाट किसी का है। तो आपका राइट आंसर जो है राजघाट हो जाएगा। जो गांधी जी की समाधि स्थल का उसका नाम है राजघाट। गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था? हिंसा का नहीं, झूठ का, युद्ध का नहीं, या अहिंसा का रास्ता चुना था। राइट आंसर अहिंसा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी? लास्ट वाला जो लाइन इसमें लिखा होगा, अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब आपका यहीं पे जो है ये पूरा जो है आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पीआरटी का है। पीआरटी जो है हुआ था 2019 का ये पेपर है, पहला शिफ्ट का जो पेपर है। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए DSSB में, ताकि हमारा पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाए। वो कहीं से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हों।